सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इस वक्त सियासत में अजीबो गरीब खिचड़ी पक रही है। कुछ समझ नहीं आ रही कि मामलात बढ़ किस तरफ रहे हैं। एक तरफ तो इत्तेहादी नाराज हो चुके हैं हुकूमत से और उनको मनाने का सिलसिला अब भी जारी है। काफ लीग एक हफ्ते की डेडलाइन दे चुकी और चंद ही दिन इसमें बाकी हैं। एतराज़ उनका यह है कि एक तरह से हमें पूरा इख्तियार होना चाहिए जहां जहां हमारे MNA MPs हैं, यानी उस डिस्ट्रिक्ट में समझें वजारत आला हमारे ही पास हो। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कह दिया कि हम उस्मान बुज़दार साहब के हक़ में हैं, हम उनको बतौर वज़ीर आला हटाना नहीं चाहते, ना ही परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बनना चाहते हैं। और अब तो मुनीस इलाही की भी वो बात नहीं कर रहे कि शायद ये दाल गलनी ही नहीं कि उनको विफाकी वजारत मिल जाए, मगर वो ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी हमें लोगों ने वोट दिया है वहां पर पूरा इख्तियार हमारे पास हो, यानी वहां चीफ सेक्रेटरी की नहीं, कमिश्नर की नहीं, किसी का ना चले, सिर्फ और सिर्फ बराह रास्त काफ लीग की चल रही हो, परवेज़ इलाही साहब की चल रही हो। असल मकसद उनका ये है। इसी तरह से MQM अभी तक पूरी तरह नहीं मानी। मेंगल साहब अलग नाराज हैं, GDA को भी यकीन दहानियों तक मामला है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का तो ये हाल है कि वज़ीर आला वहाँ के कह रहे हैं कि जनाब जब ये कुदरती आफत आई है, इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई तो हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने हमारा सही तरह से साथ ही नहीं दिया। अंदाजा लगाएं आप, ये हो रहा है। मगर हुकूमत के अंदाज तो देखिए जरा, यानी कहते हैं कि कॉन्फिडेंस देखें आप कि जहांगीर तरीन साहब को टास्क दे दिया है कि नून लीग के जो नाराज अरकान हैं उनको मनाया जाए और उनको साथ लाया जाए, यानी नून लीग के लोगों को भी अपनी तरफ लाया जाए और तादाद इतनी बढ़ा ली जाए कि फिर आपके पास ये खौफ ना हो कि अचानक अगर काफ लीग निकली तो पंजाब हुकूमत ही गिर जाएगी। तो इतने लोगों को क्या साथ लाना मुमकिन है? क्योंकि कानून के मुताबिक तो यह है कि वो पार्टी के खिलाफ कहीं जा नहीं सकते, वरना उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। एक ही हल है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन सके। उसके इम्कानात कितने हैं, इस सब पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब तो अब तनहा रह गए हैं, मायूस हो गए हैं। अब उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग से तो बात ही करना छोड़ दी है। अब जिन जिन पार्टीज के पास एक आध कोई सीट है, अब उन्हीं से मिलकर कोई काम चलाया जाएगा और हेडलाइंस लगवाई जाएंगी। इस पर बात करेंगे असद खरल साहब से, बाबर डोगर साहब से। खरल साहब, ये क्या चक्कर है? एक तरफ तो अब ऑपोजिशन पर तोल रही है कि मिड टर्म इलेक्शन होंगे, मिड टर्म इलेक्शन के लिए हम कोई मामलात बनाएं, काफ लीग को, दीगर को, किसी एक को भी साथ मिला लें तो काम खत्म हो जाता है इस हुकूमत का और मिड टर्म इलेक्शन की बात बन सकती है। तो जहां तो यानी लाले पड़े अपनी हुकूमत बचाने के लिए, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब अब जहाज ले उड़े हैं और वहां से टास्क मिला है कि नून लीग के लोग भर के लेकर आओ। ऐसा मुमकिन है? उसामा साहब, मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन साहब इस तरह के जो हालात हैं उनके लिए बड़े ये मौजू होते हैं, मौजू तरीन होते हैं। बल्कि अब ये जो सारा मामला हुआ है, जिस तरह आपने खुद ही इंट्रो में बता दिया कि ना तो काफ लीग जो है इत्तेहादी है पंजाब में, वहाँ से शुरू हो जाते हैं, ना तो वो वजारत आला के ख्वाहिशमंद हैं, बल्कि उस्मान बुज़दार साहब के वो साथ हैं, नंबर एक। दूसरी बात, मोनस इलाही साहब वफाकी वजारत के हवाले से उन्होंने कहा जी मुझे कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है, मुझे नहीं चाहिए वजारत। तीसरी चीज़, उनसे जो एग्रीमेंट किया था उस्मान बुज़दार साहब, जिसको एडमिट करते हैं, जो लास्ट वीक मीटिंग भी हुई थी इस्लामाबाद में, जहांगीर तरीन, अरबाब शहजाद साहब, परवेज़ खटक साहब जो हुकूमती कमेटी थी, उनसे मोनस इलाही, तारक बशीर चीमा और दीगर उनके अरकान की, उसके अंदर भी उन्होंने ये बताया था, और उस्मान बुज़दार साहब भी, कि जनाब हमारा जो रिटन एग्रीमेंट है उसके अंदर ये था कि जो पोस्टिंग होंगी पंजाब के अंदर या मरकज़ के अंदर, उसके अंदर जो हमारा शेयर बनता है ये हमें इत्मीनान में लिया जाएगा। कम अज़ कम हम कोलिशन पार्टनर हैं, जब फिर फंड जो है हमारे जो बनते हैं जायज़, जो शेयर हमारा बनता है वो हमें दिए जाएंगे। जो हमारे जायज़ काम होंगे इलाके में, ज़ाहिर बात है हमने कल को वोट लेने जाना है, तो लोगों के जो इंतज़ामिया होती है, पुलिस में होती है, ज़ाहिर बात है हर जो MNA MP है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, हर बंदा उसको फ़ोन करता है कि जनाब ये थाने में हमारा गलत बंदा पकड़ा गया, सही पकड़ा गया, उन्होंने ये करा दिया, झूठा पर्चा हो गया, सच्चा हो गया, पर्चा नहीं हो रहा, ये जनाब हमारी फ़र्द नहीं पटवारी दे रहा, ये नहीं कर रहा। तो ये वोटर जो है वो आते हैं, वो आगे फ़ोन करते हैं, लेकिन जब उनकी सुनवाई नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है वोटर भी कहेंगे कि जनाब आप दोबारा फिर वोट किस तरह लेने आएंगे जब हमारे जायज़ काम भी आप नहीं करवा सकते। तो ये जवाब तो मैं नहीं दे सकते जी, हमारी चूँकि
कोलिशन गवर्नमेंट है वो सुनती नहीं है, इंतजामिया सुनती नहीं, लिहाजा अब मामला क्या है कि ये जो सारा अभी मामला हो रहे हैं, अब देखिए कराची में MQM है, वहाँ पे जहाज पहुँच जाता है, जहांगीर तरीन साहब उसको लीड कर रहे हैं जनाब सारों को, मामलात को। बलूचिस्तान के अंदर हिलजुल शुरू हो जाती है, वहाँ पे जहांगीर तरीन जिस तरह वो होता है ना टार्जन, तो वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं। फिर वो बलूचिस्तान से लेके अपना MQM की बात कर लें, GDA की बात कर लें। अब मामला ये है कि पंजाब के अंदर ये सारा जो मामला उठा है, उस्मान बुज़दार साहब हैं डायरेक्ट इमरान खान साहब के साथ, वो है इमरान खान साहब के कैंडिडेट, वो है इमरान खान साहब की चॉइस। जहांगीर तरीन साहब ये परेशान है कि वो चाहते हैं कि पंजाब के अंदर वो बंदा आए जो जहांगीर तरीन साहब का मरूने मुनत हो, जो उनकी कठपुतली के तौर पर काम करे, जिसका वज़ीर आज़म साहब की या साथ उसकी डायरेक्ट एक्सेस ना हो। तो अब इसमें ये जो अभी ये एक नया शोशा खड़ा किया गया, बचाने के लिए काम कर रहे हैं, ये सारा जाहिर है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के भाई बुज़दार वाली बात। मुझे ये बताएं कि जो अभी ये उठा है सारा फिर शोशा एक जिसको वो लीड कर रहे हैं, जो का एक PTI का जो एक सामने आ रहा है धड़ा, उसको जो लीड कर रहे हैं, उसके पीछे आशीर्वाद किसकी है? मामला ये है कि अभी आप देखें चीनी 250 रुपए बोरी के पीछे महंगी हो गई, आटा जो है वो आप देखें कौन बाहर भेज रहा है, कौन उसको आप मंगवा रहा है, कौन क्राइसिस क्रिएट कर रहा है, कौन जाके आगे से आगे भी और पीछे भी साहब सामने आते भी नहीं, छुपते भी नहीं है। चीनी का सबसे ज्यादा जखीरा अंदोज बेनिफिशरी कौन? इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, सब्सिडी लें। अब गंदम जो है उसका बहरान आ गया, गंदम बाहर किसको भेजने की इजाजत दी जाए? गंदम वापस बाहर से मंगवा कौन रहा है? सस्ती भेज के महंगी कौन मंगवाएगा? फिर महंगी मंगवा के उसको होल्डिंग कौन करेगा? और फिर जो बम्पर अभी जो फसल जिम्मेदारों को आएगी उनको सस्ती, फिर जब बाहर से आप अगर मंगवा लेंगे गंदम तो जिम्मेदार तो जनाजा निकालेगा हुकूमत का, क्योंकि उनको जब कास्ट से भी आप कम आप बाहर से जब मंगवा रहे हैं अभी, और वो मंगवा कब रहे हैं? जब फसल पकनी है उस वक्त वो आ जानी है, फसल गंदम आ जाएगी। तो जब आएगी तो गंदम का रेट नीचे गिरेगा, नीचे आएगा, हमने अगली तो फिर मिडल मैन जो है वो पैसा बनाएगा, उनकी गंदम रुलती रहेगी। तो ये है गोरख धंधा, ये है जहांगीर तरीन साहब की लूट मार की कहानी, जो वजारत सन तो पैदावार से शुरू हुई। ग्रेनाइट के बाहर जो है काट काट के इटली में कौन भेज रहा है, अरबों रुपए के बेनिफिट कौन ले रहा है? तो जहाज भी नहीं भगाएंगे तो क्या करेंगे? अपनी वो कहते ना अपने फायदे से भगा रहे हैं। साहब मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि हुकूमत में या पाकिस्तान में जितनी खराबियां हैं, जितनी खामियां हैं, जितनी परेशानियां हैं, वो सारी जहांगीर तरीन की वजह से है। तो वही है साहब, माफिया है कि ये किसी कार्टेलाइजेशन है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैंने इस पर आना है। अभी ये जो आटे, गैस और बिजली का बहरान है, ये तो बस बहरानों में घिरी हुकूमत लग रही है। क्या ये माफिया इनके खिलाफ इकट्ठा हुआ है? इस पर आते हैं। मगर बाबर डोगर साहब, ये आपको भी लगता है कि ये काफ लीग जो है उसके सिर्फ ये मुतालबात जो लिख कर दिया गया वहां तक है, वो बुज़दार साहब के खिलाफ नहीं है, और वो ये जो उनकी बात है इसको फेस वैल्यू पे लेना चाहिए कि हमें वजारत आला नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इख्तियार चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी का सारा कंट्रोल वो अपने पास रखना चाहते हैं। इमरान खान साहब ये दे देंगे? सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत थी, अब मेरा ख्याल है 4-5 दिन ही बाकी हैं। उसामा साहब मुझे एक बात बताएं, आप तो काफली के 10 बंदों की बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताएं कि PTI के जो 160 मेंबर हैं, जरा वो भी तो सोचें कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं उस्मान बुज़दार से। सारी PTI जो है वो नाराज बैठी हुई है। मुझे तो ये बहुत बड़ा लतीफ़ा नज़र आ रहा है, ये जो आप कह रहे हैं ना कि जहांगीर तीन को ये टास्क दिया गया कि नून लीग के नाराज अरकान को मनाया जाए, मुझे तो ये बहुत बड़ा लतीफ़ा नज़र आ रहा है। कोई बेवकूफ़ ही होगा नून लीग का MPA जो इन हालात में PTI को ज्वाइन कर लेगा, यानी कि जिसको ये सामने दीवार पर लिखा नजर आ रहा है कि इस पार्टी से इसके इत्तेहादी खुश नहीं है, कोई इत्तेहादी इसके काबू नहीं आ रहा। अगर इत्तेहादी साथ ना चले तो ये गवर्नमेंट नहीं चलती। खास तौर पे पंजाब में तो सिर्फ 10 बंदे इधर से उधर होने और गवर्नमेंट गिर जानी है। उसके बाद उस पार्टी का अपना कोई बंदा उससे खुश नहीं है। उस्मान बुज़दार के नीचे जितने MP हैं हर कोई रो रहा है, जितने मिनिस्टर हैं सारे रो रहे हैं कि जी हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे जनाब जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी सुन नहीं रही। ब्यूरोक्रेसी के हालात ये कि पहले जब उस्मान बुज़दार साहब के पास कंट्रोल था, उन्होंने भी ढूंढ कर जो करप्ट अफसर था वो लगाया।
अब जब वो लगा दिया और जब उस वक्त उनसे गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं हुई तो उसके बाद ये था कि इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी का एक बंदा भेज दिया, एक तगड़ा बंदा भेज दिया। अब जो तगड़ा बंदा आया वो मेरिट पे अपॉइंटमेंट्स करता है। मेरिट पे अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो एमपीएस और एमएनएस के बारे में नहीं है, वो ये चाहते हैं कि उनके मुंह से जो निकले वो होना चाहिए। अब आप काबली की डिमांड देखें ना कि जनाब जिस डिस्ट्रिक्ट में हमारा एमपीए है वहाँ का डिप्टी कमिश्नर, वहाँ का डीपीओ, वहाँ के डीएसपी, वहाँ पे एसएचओ, पटवारी, तहसीलदार सारे उन्हीं के मर्जी के हों और वहाँ पर उनको कोई ना पूछे। तो यही डिमांड पीटीआई वालों की भी है। कोई पीटीआई का एमपीए बता दें या मैंने बता दें जो ये नहीं चाह रहा कि जनाब हमारी मर्जी के बंदे लगे हों। जब सारे इन्हीं की मर्जी के बंदे लग जाएंगे तो फिर गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा, कौन करेगा? मेरा मतलब है अब पॉलिटिकल लोगों का मसला ये, वो कहते हैं जी हमने जाके इलेक्शन लड़ने हैं, हमारी तो ब्यूरोक्रेसी बात नहीं सुनती। ब्यूरोक्रेसी बात सुनती, वो कहती जी जायज़ काम जो है वो हमें दे दें, वो हम सारे कर देंगे, नाजायज़ आपका होना कोई नहीं है। ये जायज़ काम अगर इतने सीधे सीधे होते तो मसला ही कोई नहीं था। इनके तो ये है कि जनाब जिस बंदे को हम एसएचओ लेके जाए, एसएचओ हमें प्रोटोकॉल दे और जिसको हमने छुड़वाना है छुड़वा दें, जिसको पकड़वाना है पकड़वा दें। ये इस तरह तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो पंजाब की बात हो गई। अब पहली बात तो बाबर साहब ये तो चले पंजाब की बात हो गई, जीडीए का क्या मसला है, एमक्यूएम का क्या मसला है, बलूचिस्तान आवामी पार्टी है, ये सब भी तो है, मेंगल साहब हैं, उनको मनाना है। तो जहांगीर तरीन अपने आप को सेफ तो नहीं करना चाह रहे, तहरीक इंसाफ को सेफ तो नहीं करना चाह रहे कि चले कुछ तो लोग होंगे नून लीग के, यानी 150 से ज्यादा लोग हैं, उनमें से कई साथ आने को तैयार हो सकता है, 10-15 भी अगर आ जाए, कुछ उनको मराद दे दी जाए, कुछ को 5-6 ग्रुप एक बने और उसको कोई मुशीर बना दिया जाए, कोई वजीर बना दिया जाए, तो जिनको कुछ नहीं मिल रहा वो इतने में तो खुश हो जाएंगे। यार उसामा साहब आप किस दुनिया में रहते हैं यार, आप क्या बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। एक जहाज जो डूब रहा है, जिसके अपने जो इत्तेहादी हैं वो इसे छलांगे लगा के वो बाहर छलांगे लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वहां पर नून लीग के लोग जो हैं नाराज के हम उसको बिठा दें। और भाई क्या अकोमोडेट करेंगे, ये गवर्नमेंट क्या ऑफर कर सकती है? काबली मिनिस्ट्रियां मांग रही है, खान साहब 100 दफा कहें, मैं 100 दफा कहता हूं कि वो मिनिस्ट्रियां मांग रही है, एमक्यूएम इनसे मिनिस्ट्रियां मांग रही है, जीडीए इनसे मिनिस्ट्रियां मांग रही है, वो देने के लिए इनके पास है नहीं है। ये आप कह रहे हैं नाराज नून लीग के नाराज अरकान को ये ले जाए, किस बुनियाद पर लेके जाएंगे? फंड इनके पास नहीं है, पैसे इनके पास नहीं है, ब्यूरोक्रेसी इनकी नहीं मान रही और नून लीग के बंदे इनके पास आ जाएंगे। ओ जनाब वो तो जो नाराज बंदे वो इनकी तरफ देखे वो पार्टी में दोबारा वापस जा रहे हैं भाई ना असली खुश है ताड़े को, आगे तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा, किधर जाएं, किसके पास जाएंगे? क्यों जीडीए क्यों नाराज है, क्या मांग रही है मुझे बताए ना? एमक्यूएम क्या मांग रही है? उसके बाद आप देखें मेंगल ग्रुप क्या मांग रहा है, वो बलूचिस्तान के फंड मांग रहा है, एमक्यूएम जो है वो कराची के लिए फंड मांग रही है, जीडीए जो है वो कह रही है कि हमें मिनिस्ट्रियां दें, फंड दें, काबली कह रही है कि जनाब हमें मिनिस्ट्रियां दें, फंड दें, वो इनके पास है नहीं है। तो फिर मसला ये है कि आप ये कह रहे हैं कि नून लीग के लोग आ जाएंगे। यार ये तो मेरा ख्याल अगर इमरान खान ये समझते हैं या कोई और ये समझता है तो ये तो एमको की जन्नत में रहने वाली बात है, इससे आगे कुछ नहीं है। नून लीग से कोई बंदा नहीं आना। मैं आपको खबर दे रहा हूं कि मरियम ने ऑनलाइन 4 बंदों का अप्लाई किया था लंदन के यूके के वीजे के लिए। मरियम, उनकी बेटी मेहरुनिसा, उनके दामाद जो है राहील मुनीर और उनकी छोटी बेटी जो है, चारों के ऑनलाइन वीजे ओके हो गए हैं। सिर्फ इंतजार हो रहा है कि इसी से नाम निकले, इनको पासपोर्ट मिले, सुबह स्टैंप होगी वीजे पे 2 मिनट में। ऑनलाइन उनके वीजे अप्रूव हो चुके हैं। फिर तो मरियम ने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाब आप 2 हफ्ते का टाइम है, 2 हफ्ते में अगर हमें रिलैक्सेशन ना मिली तो फिर मेरा ट्विटर भी खामोश नहीं रहेगा। तो एक चीज तो चीजें साइड पे जा रही हैं। अच्छा। आप जरा गौर करें, जो इमरान खान जो इनके पीछे थे वो इनके पीछे नहीं है, वो तमाशा देख रहे हैं, वो पीछे से हट गए कि भाई संभालो खुद ही। अब जहांगीर तरीन को दो, उससे को संभाले। जब उनकी बातें नहीं मानी गई, जब आपके कंट्रोल में आपकी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, आपके कंट्रोल में आपके मिनिस्टर नहीं है, आपके कंट्रोल में आपके एमपीएस एमएनएस नहीं है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नून लीग के जो एमपीएस एमएनएस सारा तमाशा देखते हुए इनके पास चले जाएंगे? क्यों? क्या है इनके पास उनको देने के लिए? उसामा साहब, मरियम बरतानिया का वीजा आप कह रहे हैं तो वो वहां जाकर कंट्रोल कर लेंगे नून लीग को। देखिए दीवार पे लिखा क्या हुआ है। अब वो जो पीछे थे वो पीछे नहीं है, चीजें बदल रही हैं।
ये चीजें अब बदल रही हैं, बड़ी आपको तेजी क्या से लग बदल रहा है? रही हैं, ये- सिनेरियो बड़ी नहीं, तो तेजी से midterm बदल में- रहा है। अच्छा, काफी बाबू साहब, वाले मुख्तसर, बेवकूफ नहीं है, मेरे आप दोनों से GTA वाले सवाल है, तो बेवकूफ क्या नहीं है, उनको नजर क्या आ रहा है अब कि फिर ये चीजें किस हुकूमत साइड पर जा कमजोर हो रही चुकी हैं। है और फिर किसी भी वक्त गिर सकती है, तो मिड टर्म इलेक्शन हो सकते हैं? कौन सी, ये सारे इसी तनख्वाह पे काम करेंगे उसामा उसामा साहब, मुझे नहीं पता क्या होगा, क्या ये नहीं गिरने होगा, गिराने मुझे वाली नहीं पता कोई कि बात midterm नहीं है। इलेक्शन इतनी जल्दी होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हुकूमत कहीं चीजें जा रही बड़ी है, तेजी से बदल रही हैं, ये मैं आपको बता दूं। ना वफाकी हुकूमत कहीं जा रही है, ना पंजाब हुकूमत कहीं जा रही है, ना कोई गिर रहा है, ना ये सारे इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। हाँ, जो डोगर साहब ने बात किया मरियम साहिबा की, उनके जो साहबजादी हैं और जो दामाद है गालबन, जिस तरह उन्होंने बताया कि 3-4 लोगों के वीज़े, मुझे नहीं पता, जारी बात है जो भी उन्होंने बताया जी जी, वो तो जा रहे हैं या चले जाएंगे, लेकिन वो ये भी ख्याल कर लें कैप्टन सफदर के ऊपर नैब को मेरा ख्याल है और कुछ चीज़ें काफ़ी मिल गई हैं। कैप्टन सफदर साहब, कैप्टन सफदर का नाम नहीं है सर, उस बेचारे को कैप्टन कौन- सफदर वो इसमें बेचारे नहीं को है। नैब 4 पकड़ लोग रहा हैं, है। मरियम है, उनकी बेटी मेरून था, उनके दामाद राहील मैं मुनीर, तो ये कह और रहा उनकी हूं कि अपनी ये तो छोटी जा बेटी, रहे ये 4 हैं, लोग लेकिन हैं, उस बेचारे को भी जिनके साथ online ले वीजे जाए, उसका ओके भी हो गए पुरसाने हैं। हाल हो कोई, वो नैब उसके ऊपर रडार में आ गया है। वो एक दफा नहीं जा फिर रहा खरल साहब, वो इधर ही है, वो मैं आपको- जेल जा मैं रहा है और आपको बता रहा साथ हूं, वो खबर आप दे देख रहा रहे हैं हूं, वो नहीं नाज़रीन। जा रहा, ये 4 दूसरी लोग खबर हैं, ये है, ऑनलाइन ओके हैं। दूसरी खबर ये है कि अमीर मकाम साहब जो है उसका भी खुरा नाप लिया है नैब ने। कैप्टन सफदर साहब और अमीर मकाम साहब जो है उनका भी मकाम जल्द जो है ना वो बख्शने वाला है नैब, क्योंकि उन्होंने जो नैब है। गिफ्ट शिफ्ट लिए दिए थे और जो बीच में उन्होंने भी, अच्छा करल साहब, वो भी आ रहे हैं रडार में, हाँ जी, तो उनको भी साथ लेते जाते वो बेचारे। अच्छा कैप्टन करल सफदर साहब, इधर रह जाएंगे। मुख्तसरन आपने जो बात कही थी, हमारी दूसरी स्टोरी वही है, आटे का बहरान थमा नहीं, गैस जो है वो 200 से 250% महंगी करने की इतलात है कि वो भी अब महंगी होने वाली, 214% तक महंगी करने की समरी इस वक्त, और ईसीसी को भिजवा भी दी गई है, जिसने फिर मंजूरी देनी है इसकी। अब आटे के बाद आपने खबर दे दी है चीनी का बहरान भी तैयार है, फिर मेरे से ये सुन लें आपके, फिर आटा माफिया के बाद चीनी माफिया और अब ऑयल माफिया भी फिर मैदान में आ जाएगा, फिर खुराक के जितने माफियाज हैं वो सब एक्टिव हो जाएंगे। और वजीर खुराक की सुननी है तो वो ये कहते हैं कि जनाब ये बस मामला ठीक होने लगे। खुसरो बख्तियार की सुन ले, वो भी वफाकी वजीर हैं, वो कहते हैं बस ये 1-2 दिन की बात है, बल्कि उन्होंने तो आज का कहा था। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि जितने जखीरा अंदोज हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, पकड़ा जाए, गोदाम सील किए जाए, उनको जेलों में भी भर दिया जाए। तो आपको लग रहा है खरल साहब इससे कोई 1-2 दिन में बेहतरी आ जाएगी, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा। ये ऐसे ही है जैसे इमरान खान साहब कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, बंदा है कि नहीं पाकिस्तान में हमें नजर आ रहा, जिसको हमने पकड़ना है, जिसको हमने घसीटना है, जिससे हमने अरबों रुपए निकलवाने, वो सारे बाहर भाग गए ऑलमोस्ट। मामला ये है, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये जो बात है ना, जो आपको जारी बात जो डोगर साहब ये कह रहे हैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपको बात एक बता दूं उसामा साहब, ये लिख लें, ये इतना सख्त एहतसाब होगा जी। आप ये कह रहे हैं कि हैरान कुन बात है कि एक तरफ एनआरओ पार काटने की बातें हैं, ये मैंने अमीर मकाम का आपको बता दिया, मैंने आपको कैप्टन सफदर का बता दिया, जरदारी साहब, खुर्शीद शाह और जो नवाज शरीफ साहब वहाँ पे बैठे हैं या शहबाज शरीफ साहब, वो क्यों वहाँ पे छुप के बैठे हुए हैं? ये खुशफहमियों का शिकार हैं कि जो शेरवानियाँ सुनवा के बैठे हुए हैं, ये तो अधमोई पड़ी हुई है अपोजिशन तो सारी, ये तो तरले मान के चीज तरीके से अपनी जान छुड़ाने के चक्करों में है। अब ये आपको माफिया की जो बात कर रहे हैं कि सब कुछ हो जाएगा, अब मुझे ये बताएं कि पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर शुगर मिलें किसकी हैं? शुगर मिलें किसकी हैं? रमजान शुगर, चीनी, मुश्ताक, वो सारे भागे हुए हैं बेचारे, वो सलमान शहबाज, वो मुश्ताक चीनी, वो कासम कयूम, वो निसार और वो सारे जो है गुड नेचर कंपनी, वो सारियां टीटियां शीटियां वो तो बंद पड़ी हैं। वो मिलें तो आपको पता जो चीनी बना रही थी जब मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। दूसरा आ गया जरदारी साहब की मिलें, ओमनी ग्रुप के अंदर वो भी सारे खाते पकड़े गए। अब तो जहांगीर तरीन साहब सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर हैं इसमें चीनी के अंदर, जाहिर बात है वो करीबी हैं बहुत, इमरान खान साहब के बाएतमार साथी हैं, बड़ा उनको फिक्र होता है, हुकूमत जब गिरने लगती है नीचे से वो सहारा देते हैं, जहाज भगाते हैं, आनियाँ जानियाँ उनकी देखते हैं। लेकिन देखना यह है खान साहब को कि आटे का बहरान, इसका जिम्मेदार कोई तो होगा ना, कोई तो होगा। जब ये पंजाब की सरहद आटा क्रॉस कर रहा था, जब चमन पहुंच रहा था, अभी कल वो फूड मिनिस्टर साहब जो ये कह रहे थे, इतना बड़ा इतराफ कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि 40,000 बोरियां
चमन बॉर्डर से जा रही थी, तो वो 40,000 बोरियां कहां से निकल रही थी? वो पंजाब से जा रही थी ना। सिंध की हालत तो ये है कि सिर्फ नैब सक्कर 10 अरब रिकवर कर चुका है, पहले गई है सिंध के गुदामों से। खरल साहब पंजाब से गई है, सिंध से आगे गई है। हाँ सुन ले, सिंध में भी जखीरा अंदोजी हुई है। सिंध के अंदर तो सुन ले, सिंध के अंदर तो नैब सक्कर के डीजी जो है मिर्जा इरफान बेग ने 10 अरब से ज्यादा की प्ली बार्गेन की है। उन मिलों ने जो कोटा लिया, जो खुर्द-बुर्द की, 10 अरब रुपया उनसे निकलवा लिया है। सिंध ने हुकूमत पास्को से नहीं खरीदी। यहां पे बैठे हुए माफियाज पास्को से 3 लाख टन था, नहीं खरीदी। ये हड़ताल किसने कराई? 2 मिनट है, ये सारा क्राइसिस किसने क्रिएट किया? अब आप माफिया की बात कर रहे हैं। अभी तो मूंग जो है वो 3600 से 7600 कैसे हो गए? 3600 से मूंग 7600 कैसे हो गए? ये दालें जो है, आप आटा देख ले, आप चीनी देख ले, ये जो माफियाज हैं, ये होर्डिंग करते हैं। फिर हम ये कहां ज़खीरा अंदोज़ के खिलाफ कार्रवाई हुई है? मुझे एक बड़ा बैठे हैं जिनको शर्म नहीं आती, एक बड़ा ज़खीरा अंदोज़ दिखा दें जिसके खिलाफ कार्रवाई मुनाफाखोरी करते हैं, नाजायज मुनाफाखोरी, तो ये कसूर उनका है। और इमरान खान साहब उनके खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, इन लोगों को पकड़ा जाए। ये तो भेड़िए हैं जो इस तरह कर रहे हैं। ये आटा जाएगी कौम तो पकड़े जाएंगे, वो कहते हैं इंसाफ कब मिलेगा? कब पकड़े जाएंगे? ये कुछ बाहर भाग गए जो बैठे उन्होंने मचाया हुआ। गवर्नमेंट ही कोई नहीं है ये। अब मुझे एक बात बताएं, पंजाब में आटे की शॉर्टेज कहां पर है? मुझे एक बता दें। कल इन्होंने मॉडल बाजार लगाए, वहां पर इन्होंने मॉडल बाजार 36 शहर लाहौर में मॉडल बाजार लगे, इन्होंने वहां पर ट्रक भेजे आटे के, सब्सिडाइज्ड आटा, यानी कि वहां पर 790 रुपए का वो थैला था आटे का, जो कि बाजार में 810 रुपए का मिल रहा है, 20 रुपए कम मॉडल बाजार का जो लगाया है। यकीन जाने सारे ट्रक वैसे के वैसे वापस आ गए, आटा बिका ही नहीं। 20,000 से सिर्फ डॉक्टर साहब 20,000 से 7,000 वापस, उससे 7,000 से भी ज्यादा वापस आ गए हैं। वो शर्मिंदा हो रहे थे कि वो आटा लेने आ नहीं रहा था, वो चाह रहे थे कि कुछ दिखाएं हम ऐसा। मैं यही तो कह रहा हूँ खरल साहब, तो फिर शॉर्टेज कहाँ पर है? ये शॉर्टेज हमने पहले भेजना था डॉक्टर साहब। ये क्राइसिस क्रिएट किया जाता है, करवाया जाता है, गवर्नमेंट की दरामद होगी, अब उसमें भी खांचे बनाए जाएंगे, फिर होल्डिंग की जाएगी, फिर किसानों को लूटा जाएगा, फिर रेट नीचे गिराया जाएगा, फिर लूटा जाएगा हर तरीके। अच्छा बाबर साहब, फिर हुआ क्या है? खरल साहब मैं वही तो फरमा रहा हूं, क्या हुआ है? आप कह रहे हैं कि लोग आटा नहीं खरीद रहे। नहली क्या है? ये माफिया की आपकी गवर्नमेंट है, माफिया के सामने ये सरेंडर की हुई है। इनको यही नहीं पता, मैं जो गवर्नमेंट अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर सकती। वैसे ये समी चौधरी जो है, ये बड़ा हमारे खिलाफ पैमरा में गया था, उस वक्त आपके खिलाफ। अब ये बताए ना कि ये इसकी नाअहली नहीं है, ये तो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। ये तो इसको तो ये नहीं पता क्या इसको मिनिस्ट्री में रहने का हक है। एक बंदा अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, एक बंदे को ये नहीं पता कि आटे की शॉर्टेज है क्यों, या है या नहीं है, उसको क्या हक है कि वो मिनिस्ट्री में रहे? सर पंजाब साहब, अगर फिर आटा 70 रुपए किलो क्यों बिक रहा है? अगर वहां फिर आटा मौजूद है और हुकूमत भी इसको सस्ते दामों बेच रही है। उसामा साहब मुझे बता दें, कोई ऐसा लाहौर का दुकान या स्टोर पंजाब का बता रहे आटा नहीं मिलता? एक बंदा मुझे सामने ले आए जो कहता मैं दुकान पे गया हूं, स्टोर पे गया हूं, आटा नहीं महंगा क्यों मिल रहा है? खरल साहब सवाल महंगे का है। बाबर साहब महंगा जब आप ज़खीरा-अंदोज़ी कर लेंगे, आप क्राइसिस क्रिएट करेंगे, क्योंकि दरामद तब होगी ना जो अभी दरामद आ रही है। दरामद होगी तो गंदा बाहर निकाले, उनको सजाएं दें, सड़कों पर लाएं, उनको जेलों में डाले गया है। ये इमरान खान इसको इन्वेस्टिगेट करवाएं, GIT बिठाएं, इस पे पता करें कि किस तरह से ये बहरान क्रिएट किया गया है। अगर बहरान होता तो ये जो बॉर्डर बाजार के सारे ट्रक है, इनमें जो आटा है वो चीनी का बहरान वापस क्यों आ जाता? वो तो सारा मुझे ये बताएं, ये चीनी का बहरान आप नवाज शरीफ सरदारी पे तो नहीं डाल सकते ना। वो तो बेचारे को बाहर बैठा है, कुछ जेलों में बैठा है, उनकी मिलें बंद पड़ी हैं, वो चीनी जो बना रही थी वो देख ही रहे थे। ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद बात करेंगे एक और कमाल के खिलाड़ी, कप्तान की टीम के फैसल वाडा साहब। उन्होंने एक और कमाल कर दिया है, झूठ बोल दिया, जाली हलफनामा उनका पकड़ा गया है। वो अमेरिकी शहरी थे और जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है। अब वो ताहयात नाअहल हो सकते हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला।
फैसल वाडा साहब कुछ अरसे से फिर दोबारा ख़बरों में हैं। पहले तो वो बूट वाला मामला था, 2 हफ्ते से वो टीवी पर नहीं आ सकते चूँकि इमरान खान साहब ने उन पर पाबंदी लगाई है। इससे पहले भी वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ख़बरों में रहे। सबको एक बात तो याद होगी कि उन्होंने कहा था कि चंद दिनों में, फिर उन्होंने कहा कि 1-2 हफ्ते में इतनी नौकरियाँ होंगी कि लोग बाहर से आएंगे। लेकिन बहरहाल अगर लोग बाहर से आ रहे हैं तो यहाँ से अपनों को ले जाने के लिए आ रहे हैं कि बाहर ही जाकर नौकरी ले लो, यहाँ नहीं है पाकिस्तान में भी। तो अब ये भी पता चल रहा है कि वो अमरीकी शहरी थे उस वक्त जब उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराया और उसके बाद कहीं जाकर उन्होंने अमरीकी शहरियत छोड़ने की दरख्वास्त दी थी। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि आप इलेक्शन लड़ने के लिए अहल तभी हैं जब आप सिर्फ पाकिस्तान के शहरी हों। दोहरी शहरियत वाला शख्स पाकिस्तान की पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकता। तो फैसल वाडा साहब ने ये एक तरह से गलत बयानी की और अब वो नाअहल हो सकते हैं। इस बारे में हम बात करते हैं। असद खरल साहब, हकीकत क्या है, ये आपकी नज़र में क्या है? क्योंकि अभी तक वाज़े नहीं है। फैसल वाडा बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, वो कहते हैं जी जो करना है कर लें, और पहले भी लोग उनके खिलाफ दरख्वास्त लेकर गए मगर तब कहा गया कि दबाव की वजह से इनके मुखालिफिन दरख्वास्तें वापस लेनी। अब ये दोबारा मामला उठा है, इसमें वाकई कोई हकीकत है, कोई जान है, या फैसल वाडा साहब मुतमईन है, उनके पास कोई सर्टिफिकेट ऐसा है जिससे वो बच जाएंगे? देखिए बात ये उसामा साहब, जो मुल्की कवानीन है वो सब के ऊपर एक जैसे नाफिजबल होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो लाइमलाइट पे आ जाती हैं, और जिस तरह हमारे इदारों के ऊपर भी दबाव की भी आपने देखी है मिसालें, और इदारे जिस तरीके से टूल के तौर पर भी काम करते हैं वो भी आपने देखे। अब फैसल वाडा साहब के ऊपर एक बड़ी स्टोरी आई है। अभी तक मेरा ख्याल है फैसल वाडा साहब को जब अपॉर्चुनिटी दी गई तो ये एक एरोगेंसी होती है कि प्लीज़ गो एड, ये उनका जवाब था। वो इसको डिनाई कर सकते थे कि जनाब ये खबर झूठी है, ऐसी बात ठीक नहीं है, ये गलत है, ये फैक्ट्स गलत है। इसका मतलब ये है कि कुछ तो दाल में काला ज़रूर है। अब इसके अंदर 2018 में जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि जिस तरह आपने कहा कि दोहरी शहरियत जिसके पास हो, इलेक्शन के जिस दिन नॉमिनेशन पेपर वो फाइल करता है, एफिडेविट वो देता है कि मैं अमरीकी शहरी नहीं हूँ, लेकिन स्टेटस उसका अमरीकी शहरी का होता है, तो वो सादक और अमीन नहीं रहेगा एज़ पर लॉ। और इस पर इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नाहल लोगों को कर भी चुकी है। अब एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब यानी प्लाट आपके पास जब नहीं है तो आप उसके ऊपर प्लाजा कैसे खड़ा कर सकते हैं? जब आप फैसल वाडा साहब बाद में जो कह रहे हैं, आप जिस तरह से बात आपने की कि बाद में उन्होंने जो दे दिया, उनके खिलाफ एक दरखास्त आई, उसको बिठा दिया गया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है जी हमारे पास कोई बंदा आए, हम सो मोटो नहीं ले सकते। अब मामला ये है कि फैसल वाडा साहब ने अगर एफिडेविट दिया, दरखास्त दी है, देखना ये है जो अमरीकी हुकूमत है, जो मुतलका इदारे हैं, यहाँ से भेज दें, आप एक चिट्ठी डाल दें और बाहर जाके फेंक दें उसको कि जनाब हमने तो उधर भेज दी है, हमने तो वापस कर दी है उसकी। ऐसे नहीं होता, इस चीज़ को नहीं माना जाएगा। पहले आपने कंसील किए फैक्ट्स, आप उस डेट को थे, आपने झूठा हल्फनामा दिया, आप एज पर लॉ डिस्क्वालीफाई होते हैं। दूसरी बात, आप अगर ये जवाब बनाते हैं कि मैंने जनाब उनको दरख्वास्त भेज दी है, उसका क्या सबूत है कि आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, वो आप इधर लगा दिया, उधर आपने भेजा ही नहीं? इसका कोई सबूत तो नहीं है हमारे पास पूरे रिसीविंग की। तीसरी चीज़, आपकी जो उन्होंने अमरीकी हुकूमत ने कि आपकी एक्सेप्टेंस की किस डेट को और कब उन्होंने कहा कि ठीक है जी आपकी शहरियत जो है वो ख़त्म की जाती है, वो किस डेट को हुई, उसकी कॉरस्पॉन्डेंस कहाँ है, उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक स्टोरी आई, एक सामने फैक्ट्स आए, उनको मौका दिया गया। अब ये वो अगर कहें कि इमरान खान साहब ने कोई 2 हफ्ते की पाबंदी लगाई है उनकी टीवी पे जाने पे की, इस स्टोरी के ऊपर तो वो पॉइंट दे सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, उनका कोई साथी बता सकता है, वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दें। फैसल वाडा साहब अगर इतने ही सच्चे हैं, इतने ही खरे हैं, बिल्कुल इमरान खान साहब कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि पार्टी की अब दुर्गत बन रही है पूरी पीटीआई की कि जनाब कहाँ है आई माइरल ग्राउंड, कहाँ है इमरान खान साहब, कहाँ है सादक अमीन। अब अगर एक उनका वजीर जो है झूठे हलफनामे दे रहा है तो उसके ऊपर वो क्या एक्शन लेंगे? पहले तो उसने जो बूट वाला मामला किया, यानी हमारे एक साफी जो या हमारा एक टॉक शो जो है उसके लिए 2 माह की पाबंदी भी लगवा दी उसने। उसकी एक हरकत की वजह से पूरी साफी जो बरादरी है उसको खिलाफ करने की कोशिश की, किसकी साजिश, किस इदारों को मिलान करने की उसने कोशिश की,
मीडिया पूरे को इमरान खान के खिलाफ करने को, ये फवाद चौधरी पार्ट 2 मुझे लग रहे हैं, ये शायद उससे भी आगे एक जा रहे हैं। मामला ये है कि ये किसके दोस्त हैं, किसके दुश्मन है। अच्छा, अब खान साहब को ये देखना चाहिए और उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। बाबर डोगर साहब, फैसल वाडा साहब पॉइंट ऑफ व्यू दें। अगर वो ये कहें खामोश रह के कि इस तरह तो जान नहीं छूटेगी आपकी, ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा। कहना होगा जी मैं अदालत चला जाऊंगा, आप जाएं इलेक्शन कमीशन जाएं, मैं वहां जवाब दे दूंगा। वो जवाब यहाँ पे दे भाई, सारा दिन आप वो भाषण देते रहते हैं। बात लगती है, जवाब दें यहाँ पे, ट्विटर पे, अखबार में दें, जो ट्विटर पे दें। बाबर डोगर साहब, बाबर डोगर साहब, आपको क्या लगता है कि ये मामला पहले क्यों नहीं उठा, ये अभी क्यों? जब भी उठ गया तो ठीक है ना। मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उनकी जो बेसिक डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी वो उकामा रखने पर हुई थी, उकामा रखने पर कि उनके पास अकामा है, एक दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी है, इसी बुनियाद पर वो डिस्क्वालीफाई हुए थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे। अब मैं खलील साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जनाब जब नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए, नॉमिनेशन जब पेपर जमा कराते हैं तो आप एक अंडरटेकिंग देते हैं कि आपके पास पाकिस्तान के अलावा कोई और शहरियत नहीं है, आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आप वो एक सर्टिफिकेट लिख कर देते हैं। अगर इन्होंने जब ये सर्टिफिकेट लिख कर दिया था, जब नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए, जब वो मंजूर हुए और उस वक़्त तक अगर ये अमेरिकन नेशनल थे और इन्होंने झूठा हलफनामा जमा करवाया, और वो डेटे तो सारी निकल आएंगी, अगर आप उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करेंगे एक एक चीज़ सामने आ जाएगी। तो अगर तो वो 62-63 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। उन्होंने जो हलफनामा है वो गलत दिया है, इलेक्शन कमीशन को चीट किया है, कौम को चीट किया है, धोखा दिया है, ये फ्रॉड है। आपने फ्रॉड किया कि आप एक मुल्क के शहर, आपके पास डुअल नेशनलिटी थी, आपने उसको छुपाया जानबूझकर, डेलिबरेटली, कि आप नाअहल ना हो जाएं, डिस्क्वालीफाई ना हो जाएं। और अगर इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये बिल्कुल ये डॉक्यूमेंटेड है, चीज़ें पता चल जाएंगी इन्होंने कब अमेरिकन नेशनलिटी को सरेंडर किया, किस तारीख को किया, अमेरिकन गवर्नमेंट से ये सारा पता चल जाएगा। वहाँ आपका है, आपकी एम्बेसी है, वहाँ से पता करवा लें। फैसल वाडा जो है वो बताएं कि कब इनको शहरियत मिली और कब इन्होंने उसको सरेंडर किया, उसकी डेटें मिला लें। अगर तो ये पता चल जाता है कि ये इन्होंने उस वक्त जब ये नॉमिनेशन पेपर इनके फाइनल हुए थे उस वक्त ये अमेरिकी शहरी थे, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये एलिजिबल होंगे MNA या MNA रहने के, क्योंकि 62-63 की तो खिलाफ वर्जी हो गई है फिर इसमें। तो अब इमरान खान साहब ने देखना है, क्योंकि अब ये प्रेशर तो बढ़ेगा। आप देखें कि ये मिनिस्टर साहब जो हैं, हम बार बार यहाँ पर कहते हैं कि जी अदारों को दरमियान में घसीटा जाता है, अदारों की तस्दीक की जाती है। तो फैसल वाडा साहब, ये जब आपने बूट लाकर रखा तो आपने अदारों की तस्दीक की है, उस वक़्त आपने अदारों का मजाक उड़ाया है। मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर आपके नून लीग के साथ इख्लाफात हैं, फिर पार्टी के साथ है, आप जो मर्जी बात करें, जिस तरह मर्जी बात करें, आप ये अदारों को घसीट के दरमियान में क्यों लेके आते हैं? ये तो आइन की वायलेशन है। ये तो आइन के अंदर ये है कि आप अदारों की तस्दीक नहीं कर सकते। ये तो डेलिबरेटली जानबूझ के तस्दीक की है। मैं तो काशी बासी बेचारे ने क्या किया है, ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरा एक गैस है वो लाके आगे बूट लग के रख दे, तो फिर मैं क्या इसमें करूँ? मैं उसको बताया मना ही कर सकता हूँ। अगर वो रखा हुआ है तो फिर उसने रखा हुआ है। तो उसूली तौर पर एक्शन तो फैसल वाडा के खिलाफ होना चाहिए था, उसके खिलाफ हुआ कुछ नहीं, और उल्टा आपने एक्शन ले लिया है उसके खिलाफ, काशी बासी के खिलाफ। तो ये तो अब जो लग रहा है बाबर डोगर साहब, ऐसे तो ये नाहली अगर हो गई फैसल वाडा की, तो चंद सीटें तो पहले हैं, 5-7 सीटों से तो ये खड़ी है हुकूमत, तो एक सीट और कम हो गई तो ये तो बड़ा मसला बन जाएगा इमरान खान साहब के लिए। और अगर इस सीट पर दोबारा इलेक्शन हुआ तो इस हुकूमत के लिए कोई आसान नहीं होगा वो सीट जीतना मौजूदा हालात में। उसामा साहब, मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होता है या नहीं होता, लेकिन बात है असूल की, बात है कि पहली बात ये है डुअल नेशनलिटी। अगर उन्होंने गलत नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए, गलत डिक्लेरेशन दिया, तो 62-63 को उन्होंने 62-63 की इनराफी की है, वो फिर सादिक और अमीन नहीं है। उन्होंने वो जो बिल्डिंग खड़ी की जिसपे वो MNA बने हैं, उसकी बेसमेंट ही जो है वो गलत झूठ की बुनियाद पर कायम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि वो अमेरिकी शहरी थे, क्योंकि अभी तक उन्होंने इस पे उनका कुछ सामने वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया, वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया ना। जो जिस अखबार में ये खबर जब अदालत जाएगा, फैसला तो ज़ाहिर अदालत को करना होगा, और ये वाज़ेह इलेक्शन कमीशन
बिल्कुल सही, बिल्कुल अदालत को ब्रेक का करना वक्त हो होगा, गया है। लेकिन ब्रेक के बाद फैसल हम वाडा बात की तरफ से करेंगे भी एक तो खामोशी है, मौसमियाती आप ये भी तब्दीली की, देखें कि उससे पाकिस्तान किस तरह से मुतासर हो रहा है, और फिर एक हीरो की कहानी शेयर करेंगे, सलमान, जिसने 100 लोगों की जान बचाई बलूचिस्तान में जब ये तूफानी बर्फबारी हुई है। इसी हवाले से बात इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। मुल्क में हालिया दिनों में ही तूफानी बर्फबारी के नतीजे में 100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए। इसी तरह से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी हुई, और वहीं पर ऐसे ही आफात के दौरान कई दफ़ा एक इंसान आगे बढ़ता है और वो मसीहा बनता है लोगों के लिए। ऐसा ही एक नौजवान मोहम्मद सलमान सामने आया, जिसने खुद अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए मुश्किल से लोगों को निकाला। जहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता था, वहाँ पर ये खुद पहुँचा और 100 के करीब लोगों की इसने जान बचाई। और ज़्यादा उसमें पहले जिन लोगों की इसने मदद की उनमें औरतें थीं, बच्चे थे, बूढ़े बीमार लोग थे, जिनको इसने पहले वहाँ से निकाला जब तक कि फिर कोई दूसरी इमदाद नहीं पहुँची। तो इस तरह के हीरोज़ भी हमें नज़र आते हैं हमारे ही लोगों में से। और उसका कहना यह है कि बचपन से माँ ने आदत डाली थी उसे कि लोगों की मदद करने पर दाद देती थी, शाबाश देती थी, तब से उसको ये आदत है और ये उसको अच्छा लगता है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसे लोग तो हमें मौजूद हैं, मौजूद रहने चाहिए, तभी हमें इंसानियत पर एक यकीन बढ़ता है। साथ जो हुकूमत के काम है, अगर वो हुकूमत नहीं करती तो फिर हमें हर इंसान ही ऐसा हीरो ही चाहिए। जब रियासत अपना काम नहीं करेगी तो फिर इस तरह के इंसानों पर ही बात आ जाती है। लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी रियासत की है और वहाँ पर हमें बड़ी कमज़ोरी नज़र आ रही है। मौसमियाती तब्दीली की अगर बात करें, जिसकी वजह से अचानक ही कहीं इतनी बर्फबारी हो रही है, कहीं गर्मी है तो शदीद गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है और लोग गर्मी से हलाक होना शुरू हो जाते हैं। बारिशें होती हैं तो फिर बहुत ही शदीद, फिर कहीं खुश्क साली। तो ये एक्सट्रीम वेदर्स हो रहे हैं, इंतहा की तरफ जा रहे हैं मौसम, तो ये ख़तरनाक है। और पाकिस्तान ममालिक में शामिल है दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इसकी वजह से मुतासर हो रहे हैं, इस क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तब्दीली की वजह से। तो इसमें पाकिस्तान को बहुत किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और इमरान खान साहब तो उस हद तक कर रहे हैं, पूरी दुनिया को अवेयर कर रहे हैं, वहाँ जाकर बता रहे हैं कि आप लोग पोल्यूशन फैला रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो तरक्यात ममालिक हैं, नुकसान हम जैसे मुल्कों का हो रहा है। लेकिन वज़ीर साहिबा हमारी जो हैं, ज़रतार गुल साहिबा, वो उनके तो बयानात ही अजीब गरीब होते हैं। कोई मौसम बदल जाए वो कहती है इमरान खान साहब की वजह से बदला है। बहरहाल इस हवाले से एक रिपोर्ट है, पहले हम वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। बाबर डोगर साहब, क्या कहेंगे आप इस बारे में? 1 मिनट है सिर्फ हमारे पास। क्यों इस तरह के लोग रखे हुए हैं इमरान खान साहब अपनी टीम में जो इतने गैर संजीदा हमें नजर आते हैं? उसामा साहब, इमरान खान साहब ने खुद यूएनओ की जो मीटिंग थी उसमें ये तकरीर की थी और मौसमियाती तब्दीलियों का उन्होंने जिक्र किया था। सारी दुनिया की हेडलाइंस में वो उनकी वो खबरें लगीं, लेकिन ये तकरीरों से मसला हल नहीं होना। उनकी मिनिस्टर जो है उनका तो अता पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर गायब हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनके पास कैपेसिटी नहीं है। फिर खरल साहब कहते हैं कि 5 साल इसी तरह पे सब ने काम करना है। मैं हैरान हूँ कि 5 साल अगर इस तरह पे काम करना है तो 5 साल के बाद पाकिस्तान में कोई बचेगा जो रह जाएगा? मुझे नहीं लग रहा। ये कोई एक इशू बता दें। ये वो इशू है जो इमरान खान साहब जिस पे 50 तकरीरें कर चुके हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ, मौसमियाती जो जिससे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है इस इशू में, उस पर 50 तकरीरें कर चुके हैं। लेकिन तकरीरों से कुछ नहीं होना। प्रैक्टिकली ये है कि मिनिस्टर को फारिग करें, पूछे मिनिस्टर से कि ये क्या कर रही हैं, वो क्या उन्होंने क्या किया है अब तक, क्या परफॉर्मेंस है उनकी। मसला ये बलूचिस्तान में इनकी अपनी गवर्नमेंट है, केपी में इनकी अपनी गवर्नमेंट है, वहां पर सबसे ज्यादा अफेक्टेड तो वो एरियाज है। वहां पर इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने क्या किया? परफॉर्मेंस के हवाले से तो बड़े हमने दावे सुने, बड़ी मीटिंग्स हुई, बड़ी रिपोर्ट्स आई कि जनाब फाकी जो कैबिनेट है उसकी परफॉर्मेंस जो है उसको देखा जा रहा है, जांचा जा रहा है। फिर हमने सुना कि सूबाई हुकूमतें जो है पीटीआई की, उनकी कैबिनेट की परफॉर्मेंस को जाना जा रहा है, फिर वज़रा आला की परफॉर्मेंस को जाना जा रहा है। वो रिपोर्टर पार्टी देख रहे हैं हम। बाकी जो बात है, सलमान खान साहब जो है वो एक कौम का हीरो है। ऐसे लोगों के लिए इजाज़ात, जो निशानात या सिविल अवार्ड है वो डिज़र्व करते हैं। ऐसे लोग ये नहीं है जो कि आपने नाम डलवाते हैं कसीदे लिख के हुकूमतों से, उनके लिए बजाय ऐसे लोगों को इनकरेज किया जाए। और जो मुख्तलिफ इदारे हैं, बैतुल माल के हों, ज़कात के हों, या जो भी जो आपके ज़लज़ला ज़दगान के हवाले से या जो
आपके कुदरती आफात के वाले से, ऐसे लोगों को वहां पे जॉब्स दी जाए जिनको तरबियत दी है उनके वालिदैन ने, उनको वालिदैन ने तरबियत दी है, लोगों की हेल्प करना। और इमरान खान इदारों में ये इदारों का जो काम है, देने चाहिए। बहुत जो फंड खाते थे, फंड खाते हैं, उनका काम था। साहब आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।